नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल सोमवार 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में है। और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र है। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं, किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। बार बार कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला गया, गवाहों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया और उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदल के वो गवाही दें जो ईडी कह रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है, वो गवाही दें। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे एलिगेशन नहीं है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। 1 दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस बीच संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में और पंजाब में उनकी सरकारों को गिराने की साजिश की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। शरद, अब आम आदमी पार्टी आगे क्या करेगी? साथ ही दूसरा सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल क्या अब अपने पद से इस्तीफा देंगे? सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी इसी कोशिश में है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसकी रिटर्न कॉपी मिल जाए और जल्दी से इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। माना जा रहा है कि कल सुबह आम आदमी पार्टी या फिर आज रात को ही इसको लेकर जो है चीफ जस्टिस को मेल कर सकते हैं और अर्जेंट हियरिंग की इस मामले के अंदर मांग कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। दूसरा, जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो अभी तक इस तरह की कोई चर्चा नहीं पार्टी के अंदर दिखाई देती कि इस पर पुनर्विचार हो रहा हो कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं। संभवतः सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहेगा, इस पर आम आदमी पार्टी की नज़रें लगी हुई हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा ये जानने के लिए हमें और अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को सबको इंतज़ार करना होगा,
क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि अब आगे छुट्टियां आ रही हैं, क्योंकि रामनवमी की छुट्टी आएगी, ईद की छुट्टी आएगी, अंबेडकर जयंती, बैसाखी, तो इसको लेकर कुछ दिन अदालत बंद रहेगी, सुप्रीम कोर्ट भी बंद रहेगी। तो संभवतः जब अदालत बंद रहेगी तो सुनवाई नहीं हो सकती, तो उसके बाद छुट्टियों के बाद संभव है कि इस मामले में सुनवाई हो और फिर पता चलेगा कि इस मामले के अंदर क्या हो रहा है और आम आदमी पार्टी भी अब इसके बाद आगे क्या कदम उठाएगी, ये हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस्तीफा देने जैसी कोई बात आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं चल रही है। अखिलेश जी, शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी में इस्तीफे देने वाली कोई बात नहीं चल रही है, ये कहना है हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। हमारे साथ संदीप शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं लोक नीति नेटवर्क के। संदीप जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं आज जो हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणियां की हैं, और साथ ही ये कहना आम आदमी पार्टी का कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री जो है वो जेल के अंदर और कह रहे हैं कि सरकार जेल के अंदर से ही चलाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि ये पहली बार होगी कि राज्य के मुख्यमंत्री जेल में बैठे रहेंगे और मुख्यमंत्री पद पे रहेंगे। अगर आप हाईकोर्ट की फैसला देखें तो आगे की अदालत पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो लड़ाई ले जाएगी और वो एक अंतिम चरण होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय क्या इस विषय पे बताएगी वो एक अंतिम फैसला होगा और ये एक आखिरी एक जुडिशियल इंटरवेंशन का एक स्कोप यहाँ पे है। लेकिन यहाँ दो बात मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव के एक संदर्भ में ये सब घटनाएं जो हो रही है, शायद इसका प्रभाव केवल दिल्ली की राजनीति पे पड़ सकता है। चुनाव जैसे आपको मालूम है धारणाओं की एक लड़ाई है और आम आदमी पार्टी और सरकार दोनों एक तरह की एक कॉन्टेक्स्ट तैयार कर रहे हैं और एक कॉन्टेक्स्ट का युद्ध हो जाएगा। और जिस तरह से दिल्ली में एक राजकीय ध्रुवीकरण आप देखते हैं, इस ध्रुवीकरण के माहौल में जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कहेंगे कि ये होना ही चाहिए था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपको क्रम लेना ही चाहिए था, और आपके सपोर्टर्स जैसे अभी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा वो इसको षड्यंत्र मानेंगे और उस तरह से देखेंगे। तो एक तरह से ध्रुवीकरण के माहौल में दोनों साइड इस एक फैसला से और इस एक डेवलपमेंट से अपनी एक राजकीय स्टैंड क्या है उसको और स्ट्रेंथन करने का प्रयत्न करेंगे। संदीप जी, एक दलील ये दी जाती है, कहा जाता है कि अगर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता तो इससे आम आदमी पार्टी को सहानुभूति मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में बंद किसी नेता के खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई होती तो क्या सहानुभूति का फैक्टर, सिंपैथी फैक्टर क्या उनके पक्ष में काम करता है? क्योंकि वो तब ये सारी बात हो रही जब दिल्ली में चुनाव भी होने हैं। देखिए, अगर सरकार को खारिज की जाए, हमने पहले भी देखा है कि जब भी ऐसा कोई क्रम हो वो सिंपैथी फैक्टर जिसको आपने सरकार से निकाला उन पे जरूर बेनिफिट होगा। सो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को खारिज की जाएगी, उसके जितनी लाभ हो सके चुनाव के समय में दोनों पार्टी लेंगे, क्योंकि अगर आपने सरकार को डिसमिस किया वो सिंपैथी फैक्टर दिल्ली में तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और वो बेनिफिट शायद सरकार आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार को देना नहीं चाहेंगे और इस बात को उठाते जाएंगे कि देखिए सरकार चल रही है पर मुख्यमंत्री जेल में है, इस बात पे वो एम्फसाइज करते जाएंगे। मुझे लगता है चुनाव के समय में एटलीस्ट दिल्ली के चुनाव होने तक सरकार को खारिज करने का स्टेप शायद नहीं लेगी। जी संदीप जी, और जाते जाते एक प्रश्न आपसे INDIA गठबंधन के बारे में भी, क्योंकि दो बड़े नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, दोनों ही पार्टियां INDIA गठबंधन की महत्वपूर्ण घटक दल हैं। तो ऐसे में इन दो नेताओं का भ्रष्टाचार के आरोपों में अंदर जाना ये बीजेपी को कितना बड़ा हथियार देता है करप्शन के मुद्दे पर इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, दोनों साइड इस विषय का एक उपयोग अपना चुनाव में कर सकते हैं। बीजेपी जरूर कर सकती है कि हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्टेप्स उठाए,
और 2 मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक अभी का मुख्यमंत्री जेल में है, वो इसका प्रचार कर सकते हैं हम भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो एक इलेक्शन कैंपेन में वो कह सकते हैं। ये ऑपोजिशन गठबंधन भी उसका उपयोग कर सकता है, पर अभी तक जो चुनाव प्रचार हुआ है उसका एक सही उपयोग मैं देख नहीं रहा। एक यूनाइटेड वे में इस विषय को उठाना वो मैं देख नहीं रहा। अभी आप देखिए केजरीवाल जी के विरुद्ध जो क्रम लिया है वो थोड़ा ज्यादा नेशनल मीडिया में आ चुका है, पर जब सोरेन जी का विरुद्ध हुआ था उतना उसके बारे में न्यूज भी नहीं था। तो ऑपोजिशन एक कॉमन पॉलिसी इस पे उठा नहीं रही, और कॉमन पॉलिसी उठाते उठाते उसको अपने कैंपेन में ये एक मूल विषय नहीं बना रहा है। और देयरफॉर जो ऑपोजिशन इससे एक बेनिफिट ले सकती थी वो शायद ले नहीं पा रही, या स्ट्रैटेजी उस पर डेवलप नहीं कर रही। जी, शुक्रिया आपका संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमले बोले। पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर वार करते हुए पीएम ने कहा कि आज नवरात्रि के पहले दिन मैं देश को यह भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी रैली की। इसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों की मेहनत से देश में कई बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि मोदी मौज करने के लिए नहीं आए हैं। 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। अपने देश का ये रुतबा देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। कांग्रेस ने अब आजकल
एक इंडी अलायंस बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। इसलिए ये लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं, मोदी को धमकियां दे रहे हैं। मैं अपना सब कुछ छोड़कर देश सेवा के मिशन को लेकर चला हूं। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां राजनीति में आज का दिन बेहद खास है। गुड़ी पड़वा के मौके पर जहां महाविकास अघाड़ी के गठबंधन दलों ने सीटों का बंटवारा किया, वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की बड़ी रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में हो रही है। माना जा रहा है कि इस रैली में राज ठाकरे एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। और हमारे सहयोगी सुनील सिंह के पास सीधे चल सकते हैं। सुनील, ये जो आज गठबंधन में शामिल होने का ऐलान करने की बात कही जा रही है, किस तरह का समझौता हो सकता है? क्या लोकसभा चुनाव में भी कोई सीट राज ठाकरे की पार्टी को मिल सकती है, या फिर बीएमसी और विधानसभा के चुनाव में उनको हिस्सा मिलेगा? देखिए अखिलेश, शुरुआती चर्चा में तो यही बात थी कि एमएनएस ने 2 सीटें मांगी है, एक दक्षिण मुंबई की और एक नासिक या फिर शिरडी की। लेकिन अब धीरे धीरे जब इतने दिन बीत गए और बातें कई चीज़ हो रही हैं, तो अब शायद स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि दक्षिण मुंबई की सीट क्या वाकई में एमएनएस को दी जाएगी, क्योंकि बात है कि बीजेपी चाहती है किसी भी तरह से जीतने वाला उम्मीदवार ही वहाँ पर होना चाहिए और जो जीत सकेगा उसी को दिया जाए। तो उसमें क्या कसौटी पे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, इस पर अभी शंका बनी हुई है, इसलिए मामला अधूरा लटका हुआ है। लेकिन जो उनके कैडर से अगर हम बात कर रहे हैं या उनके जो पदाधिकारियों से बात करते हैं, तो उनका साफ तौर पर मानना है कि लोकसभा में हम मदद करते हैं तो हमें जो ज़्यादा रुचि है वो है विधानसभा में या फिर बीएमसी के चुनाव में है, क्योंकि ये जो पार्टी है ये लगातार विरोध में रही है और बहुत ही अलग अलग आंदोलन चलाती रही अलग अलग तरह के, और इसकी एक उग्र पार्टी के तौर पे है कि ये हिंसा करती है और आंदोलन करती है, आंदोलन में तोड़फोड़ करती है। तो सभी का कहना है कि हम कब तक इस तरह के आंदोलन ही करते रहेंगे, कभी तो सत्ता में आना चाहिए या फिर तब जाकर कैडर टिका रहेगा, वरना कैडर कैसे टिकेगा। तो आज की अगर हम रैली यहाँ पर देखें तो ये शिवाजी पार्क है, देखिए कुर्सियाँ, बड़ी संख्या में कुर्सियाँ लगाई गई हैं, एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर 6:20 हो चुके हैं, अभी धूप अभी थोड़ी सी यहाँ से कम हुई है, तब जाकर इतने लोग अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये भरना भी बहुत बड़ी चुनौती है। शिवाजी पार्क का मैदान, जितनी यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई है, इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग थी उसमें इसकी आधी कुर्सियाँ लगाई गई थी, लेकिन इन्होंने पूरे मैदान में हम देख रहे हैं कि कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं, तो ये भरना भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक शक्ति प्रदर्शन की यहाँ पर कोशिश है एमएनएस की तरफ से, और ये माना जाता है कि राज ठाकरे जिस शैली में बात करते हैं उनको सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन सुनने के लिए तो आते हैं, इनके मैदान भर जाते हैं, लेकिन वोटों में परिवर्तन नहीं हो पाता है। यही वजह है कि इनका जो वोट प्रतिशत है वो अभी फिलहाल 2.25% है महाराष्ट्र में, जो कि विधानसभा 2019 के विधानसभा चुनाव में हम देख सके तो, और सिर्फ एक सीट आई थी। लेकिन अब उम्मीद है इनकी, लेकिन बीजेपी की जो कोशिश है कि एमएनएस की यही जो शक्ति है, कम से कम 2% जो भी वोट है वो भी बटे नहीं, उनके खिलाफ न जाए, बल्कि बीजेपी को मिले, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा है वो पूरा हो सके। क्योंकि शिवसेना टूट भले गई और बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के साथ सांसद भी आ गए, विधायक भी आ गए, लेकिन कई जगहों पर हम देखिए, खास करके मुंबई में भी, तो पार्टी उस तरह से नहीं टूटी है, या फिर जो जनाधार है या संगठन जो है उस तरह से शिवसैनिक नहीं आया है एकनाथ शिंदे के पास, जो कि उद्धव ठाकरे के पास ही हैं। तो अगर उनको चुनौती देनी है तो कहीं ना कहीं आगे चल के खतरा ये भी है कि शायद मराठी वोट कहीं उद्धव ठाकरे को न चला जाए एमएनएस को। इसके लिए एमएनएस को साथ लेना बहुत जरूरी है, इसलिए कोशिश है। देखिए बड़ा मंच यहाँ पर सजा गया है, गुड़ी पड़वा को हर गुड़ी पड़वा को सम्मेलन करते हैं राज ठाकरे, और यहीं से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं। तो आज ये संदेश देंगे, और क्या संदेश देंगे इसका कयास तो सभी लोग लगा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये जो राज ठाकरे का जो इंजन है, क्या नरेंद्र मोदी के 400 पार की निकालने की जो गाड़ी है उस इंजन में लगेगा और उसे रफ्तार देगा, या फिर ये एकला चलेंगे। वैसे एकला चलने वाली स्थिति फिलहाल इनकी बनी नहीं है। कोशिश यही होगी कि एनडीए के साथ में आएंगे, लेकिन इनको क्या लोकसभा में कुछ मिलेगा या
बदले में राज्यसभा में एक सीट दी जा सकती हो और इनमें विधानसभा और एमएनएस विधानसभा और बीएमसी में जो है कि इनको फ़ायदा दिया जा सके या फिर सत्ता में कहीं जाके इनको थोड़ा सा थोड़ी भागीदारी मिल सके। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इनके आने से बीजेपी को वाकई में फ़ायदा होगा, मराठी वोट सभी एक तरफ उनके पास आ जाएंगे और कहीं उत्तर भारतीय राज्य तो नहीं हो जाएंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। सुनील, तो सवाल यही है कि जो डबल इंजन की बात बीजेपी करती है, तो केंद्र में महाराष्ट्र में डबल इंजन है, उसमें राज ठाकरे का इंजन भी लगेगा या नहीं लगेगा, ये कुछ समय बाद पता चल जाएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चेन्नई में एक रोड शो कर रहे हैं, आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं चेन्नई से। दक्षिण चेन्नई की जो लोकसभा सीट है वहां पर उनका रोड शो हो रहा है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके साथ हैं, और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जो तमिलनाडु की पारंपरिक वेशभूषा है उसमें नजर आ रहे हैं। आज इससे पहले उन्होंने यूपी और मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया। इसके बाद अब वो चेन्नई पहुंचे हैं। अब रोड शो की शुरुआत हो रही है, इसके बाद आज रात वहीं पर विश्राम करेंगे। और आज शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने 75,000 को पार किया और निफ्टी ने 22,700 को। इस तेजी के क्या मायने हैं, बाजार के जानकार अमरीश बालिगा से बात की हमारी सहयोगी साक्षी बजाज ने। हमने देखा कि प्रतिदिन जो है भारत की स्टॉक मार्केट्स पर नया रिकॉर्ड हाई हो रहा है। बीएसई मार्केट कैप जो है वो भी रिकॉर्ड हाई पर है। हमने देखा कि सेंसेक्स ने 75,000 का लेवल पार किया है और निफ्टी ने भी 22,700 का लेवल आज पार किया है। अब हर रोज हम जो देख रहे हैं कि मार्केट मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि बीएसई मार्केट मिड कैप जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है बीएसई की, वो खाली 9 महीनों में भी 100 लाख करोड़ से ऊपर जंप मार चुकी है। तो ये ऐतिहासिक मोमेंट्स जो देख रहे हैं हम दलाल स्ट्रीट में, स्टॉक मार्केट में, इसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं अमरीश बालिगा जी, मार्केट वेटरन। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए पहले ये डिकोड करिए कि प्रतिदिन जो हम ये मोमेंटम देख रहे हैं इनके कारण क्या है कि मार्केट में हम इतना अच्छा मोमेंटम और इतना अच्छा सेंटिमेंट देख रहे हैं। देखिए, मार्केट में तो काफी अच्छा मोमेंटम है जो हम लोग ने इतने हफ्तों में देखा है, लास्ट इतने महीनों में देखा है। और रिसेंटली जो हम लोग नंबर्स भी देख रहे हैं, जो मैक्रो नंबर्स है, इकोनॉमिक नंबर्स है, काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। पीएमआई डेटा इज द हाईएस्ट इन पॉसिबली लास्ट 16 इयर्स, तो ये भी काफी बड़ा पॉजिटिव है। और लिक्विडिटी है, इसीलिए ये मार्केट ऊपर जा रहा है। पर एट द सेम टाइम एट दोज हाई लेवल्स जब भी हम लोग रिकॉर्ड हाई टच करते हैं तो थोड़ा बहुत कॉशन भी आ जाता है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, पर मोमेंटम है इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। पर उस हाई लेवल्स पे थोड़ा बहुत सेलिंग भी आ रहा है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर खुलता है बट इट इज नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू दोज नंबर्स। एट द सेम टाइम इलेक्शंस भी काफी नजदीक है, और इलेक्शंस मींस सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि मार्केट ने एक फिगर डिस्काउंट किया है व्हिच इज क्वाइट हाई। यदि लाइक उस फिगर तक यदि पहुंचते नहीं है देन पॉसिबली देयर कैन बी सम डिसअपॉइंटमेंट, तो उसका भी थोड़ा डर रहता है मार्केट में। सो बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर सीइंग सम अमाउंट ऑफ कॉशन एट हाई लेवल्स। सम अमाउंट ऑफ कॉशन एट हाई लेवल्स, लेकिन जो लोग दर्शक और इन्वेस्टर्स घर बैठ के सोच रहे हैं कि अब क्या समय आ गया है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। इतना हमने देखा कि सेक्टर्स जो हैं आउट परफॉर्म कर रहे हैं, रियल्टी, बैंकिंग, ऑटो, ये सारे ही सेक्टर्स जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी, तो जो लोग घर बैठ के सोच रहे हैं कि अब क्या समय आ गया है कि हमें और अलर्ट रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए क्योंकि मार्केट मोमेंटम इतनी तेजी से जा रहा है, आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट में तो हर एक वक्त अलर्ट रहना चाहिए, पर इस वक्त अभी का जो समय है, आई थिंक वन हैज टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट, क्योंकि कोई भी एडवर्स न्यूज आता है देन वी कैन सी अ करेक्शन, जो हम लोगों ने रिसेंटली भी देखा है, काफी अच्छा करेक्शन देखा था बीच में।
तो उस टाइप का भी करेक्शन आ सकता है। सो वन शुड एटलीस्ट कीप सम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि काफी लोगों ने काफी अच्छा कमाया है, अभी भी अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके दे शुड बी ऑन अ बिट ऑफ लिक्विडिटी। All right. So they should of course maintain caution. ध्यान रखिए, आप अपने एक्सपर्ट को है कंसल्ट करिए। और मार्केट मोमेंटम जो है हम देख रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैक्रो फंडामेंटल्स जो हैं भारत में अभी स्ट्रांग हैं, इसीलिए जो है ये भी एक कारण है कि हम ये कंसिस्टेंट राइज देख रहे हैं। लेकिन काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो आने वाले समय में मार्केट्स के लिए हमें जो है अलर्ट रहना चाहिए, ऐसे उन्होंने समझाया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं चेन्नई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो सीधे चेन्नई से इस समय आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक रोड शो यहां पर निकाल रहे हैं और सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग फूलों से उनका अभिवादन कर रहे हैं। और मध्य चेन्नई और दक्षिण चेन्नई 2 लोकसभा सीट है जहां पर आज पीएम मोदी कवर करेंगे इस रोड शो के माध्यम से। और 2 दिनों का पीएम नरेंद्र मोदी का ये तमिलनाडु का दौरा है। इससे पहले आज सुबह उन्होंने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। इसके बाद अब से कुछ देर पहले वे चेन्नई पहुंचे हैं और इस रोड शो के बाद आज रात्रि विश्राम उनका चेन्नई में ही होगा। इसके बाद कल भी वो चेन्नई में तमिलनाडु में कुछ अन्य इलाकों में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 19 तारीख को पहले चरण में मतदान होना है। सभी 39 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। बीजेपी ने इस बार खास तैयारी की है दक्षिण भारत में, खासतौर से तमिलनाडु के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल जनवरी से अगर बात करें तो 20 से भी ज़्यादा बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं और अगर 2014 से अभी तक की बात करें तो 50 से भी ज़्यादा बार उन्होंने दक्षिण भारत का दौरा किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपना किला मजबूत करना चाहती है। 131 लोकसभा सीटें दक्षिण भारत में हैं। बीजेपी के पास फिलहाल 29 लोकसभा सीटें इनमें हैं और बीजेपी का लक्ष्य कम से कम 50 सीटें 131 में से दक्षिण भारत से जीतने का। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि चेन्नई से आ रही है, जहां पर कि पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। और आप देख सकते हैं रोड शो के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर एकत्रित हैं और अपने फ़ोन से वो पीएम के साथ सेल्फी भी लेने की कोशिश कर रही हैं। फूलों से पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में परिधान में पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल वो भी दिखाई दे रहा है। तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं चेन्नई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर आज शाम को पीएम नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे हैं और इस समय इनका रोड शो मध्य चेन्नई और दक्षिण चेन्नई 2 लोकसभा सीटों को कवर करेगा। आपको बता दूं कि दक्षिण चेन्नई जो लोकसभा सीट है वहाँ से बीजेपी ने पूर्व राज्यपाल टी सौंदरराजन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मध्य चेन्नई से पार्टी ने विनोद पी सेल्वम को खड़ा किया है। यहाँ से डीएमके के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज रात पीएम नरेंद्र मोदी चेन्नई में ही रुकेंगे। इसके बाद कल उनकी 2 जनसभाएं भी तमिलनाडु में ही होनी है। वेलूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से धर्मपुरी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है पीएम के, उसके उम्मीदवार सौम्य अंबुमणि खड़े हुए हैं और वेलूर से पार्टी के गठबंधन उम्मीदवार एसी षणमुगम उनके लिए वोट मांगेंगे। और बाद में मेट्टुपालयम भी जाएंगे, जहां पर नीलगिरी से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन चुनाव लड़ रहे हैं। कोयम्बतूर से अन्नामलई जो कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं और पोलाची से के वसंतराजन ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनके समर्थन में वहां पर एक रैली को संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक खुली जीप पर सवार हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनके हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल वो निशान बार बार दिखा रहे हैं और सड़क के दोनों ओर खड़े लोग फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं और साथ ही उनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। तो ये फूलों से सदा एक ट्रक है जिसमें कि पीएम नरेंद्र मोदी सवार है। बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज असम के दौरे पर है। यहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं असम के तिनसुकिया की है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ है
और बीजेपी के झंडे भी हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने असम में एक जनसभा को भी संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जब चीन का हमला हुआ था तब लड़ने की जगह जवाहरलाल नेहरू ने असम को बाय बाय कह दिया था, असम को छोड़ दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में चीन देश की 1 इंच भी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सका है। इस तरह का शासन पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अरुणाचल और असम 62 को कभी नहीं भूल सकता। नरेंद्र मोदी के समय उसने यानी चीन ने डोकलाम में थोड़ी हिम्मत की थी, उसे 43 दिन तक रोक कर रखा और नरेंद्र मोदी ने उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये भी कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर को मुद्दा जो था उसको लटका करके रखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बांग्लादेश के साथ देश की सीमा को सुरक्षित रखा है और घुसपैठ को रोका है। और पीएम नरेंद्र मोदी का भी रोड शो चेन्नई में इस समय चल रहा है, तो दोनों ही तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का चेन्नई में रोड शो और दूसरी तरफ असम के तिनसुकिया में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। तो बीजेपी के दोनों ही दिग्गज नेता पहले चरण के चुनाव से पहले जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के पीलीभीत में और उसके बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट में चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। और अब से कुछ ही देर पहले वे चेन्नई में पहुंचे, जहां पर 2 लोकसभा सीट मध्य चेन्नई और चेन्नई दक्षिण में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की, जिनका तिनसुकिया, असम के तिनसुकिया में रोड शो हो रहा है। और इससे पहले आज सुबह लखीमपुर, असम के लखीमपुर में भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया था। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।